हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेस में। आज के इस वीडियो में आपके सेकंड सेमेस्टर बीए सेकंड सेमेस्टर में जो लगे हुए बहुत ही आलोचनात्मक इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसी को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके तीन टाइप के बिंदु इसमें मैंने बनाए हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है जायसी का वीरवर्णन। दूसरा है नागमती का वीरवर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ये डायरेक्टली आपके प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि नागमती का जो वीरवर्णन है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए या फिर सौ उदाहरण व्याख्या कीजिए या समझाइए, इस टाइप में आ सकता है। तीसरा प्रश्न है कि पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक है, जबकि नागमती का रतन सेन के प्रति साहित्यिक प्रेम है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में नागमती वियोग वर्णन के वैशिष्ट्य का उद्घाटन कीजिए। तो यहाँ पर नागमती का जो वियोग वर्णन है वो आपको बताने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीनों बिंदुओं को लेकर प्रश्न है, तो इन तीनों का जो समाधान है वो इस प्रश्न, बहुत बड़े प्रश्न में आपको मिल जाएगा। पहला है जायसी का वीर वर्णन, देखते हैं। तो देखिए कि पद्मावत के कथानक के अनुसार, पद्मावत का जो कथानक है, जो कथा वस्तु है या कथ्य है, उसके अनुसार राजा रतन सेन, पद्मावती और नागमती का वीर वर्णन किया गया है। यानी इसमें रतन सेन भी विरह से व्याकुल है, पद्मावती भी है, नागमती भी है, तीनों का वीर वर्णन यहाँ पर किया गया है। सूफी साधना पद्धति के अनुसार जीवात्मा परमात्मा रूपी प्रीतम की प्राप्ति के लिए उत्कंठित रहती है। यहाँ पर जो जीवात्मा है, जो जीव रूपी आत्मा है, वो परमात्मा से मिलन के लिए हमेशा उत्कंठित यानी बेचैन रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की बात की गई है यहाँ पर। यद्यपि जीवात्मा और परमात्मा में अभेद है, यानी कोई भेद नहीं है, वो एक ही है, परंतु सारा सांसारिक बंधनों के कारण साधक अनेक बाधित तत्वों से आक्रांत रहता है। अब क्या होता है कि देखो, संसार में बहुत सारे बंधन आते हैं, उस कारण से वो साधक है जो कह सकते हो कि मतलब परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है, और बहुत सारे बैरियर जो बाधाएं आती है बीच में उनके, इस कारण जीवात्मा को विरह व्यथा भोगनी पड़ती है। यानी जीवात्मा को विरह व्यथा भोगनी पड़ती है। विरानुभूति की यह अलौकिक स्थिति सूफी साधना की प्रमुख रहस्यात्मक दृष्टि है। यानी कह सकते हो कि सूफी साधना में ये सब रहस्य की दृष्टि है, यानी रहस्य की बातें बताई गई है। वैसे भी जीव का ब्रह्म से समागम लंबे समय बाद होता है, इसलिए भी जीव उसी प्रकार महाविरह की व्यथा भोगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जीव का जो ब्रह्म से समागम यानी जो मिलन होता है वो एक लंबे समय अंतराल के बाद होता है, उसी प्रकार उसी तरह उसमें महावीर उसको मिलता है, महावीर मिलता है। जैसे अलौकिक जीवन में प्रियतम के विरह में प्रिया को विरह वेदना भोगनी पड़ती है, तो यहाँ पर प्रियतम के विरह में प्रिया को भी विरह वेदना भोगनी पड़ती है। पद्मावत में जयसी ने पद्मावती और नागमती के विरह वर्णन का मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही रतन सेन को भी विरह व्यथा से आक्रांत दिखाया गया है। तो रतन सेन भी विरह विरह से व्याकुल है, और नागमती भी है, और पद्मावती भी है, तीनों है। यहाँ इन तीनों विरह वर्णनों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है। पहला बिंदु देखिए आप, रतन सेन की विरह व्यथा। रतन सेन भी विरह से व्याकुल है, बेचैन है। तो हीरामन तोता राजा रतन सेन के पास आकर सिंगल द्वीप का वर्णन कर राजकुमारी पद्मावती के नक्सिक आदि सभी अंगों के सौंदर्य का वर्णन करता है। जब हीरामन तोता राजा रतन सेन के पास आता है तो सिंगल द्वीप की जो राजकुमारी है पद्मावती, उसका वर्णन या उसके सौंदर्य का वर्णन बड़े बखूबी, मतलब तरह तरह अंदाज में वो करता है। नक से लगा के सीख तक वो सभी अंगों से उनका जो सौंदर्य वर्णन करता है, और उसका सौंदर्य वर्णन सुनते ही राजा रतन सेन उससे प्रेम करने लगता है। यानी सौंदर्य को, सिर्फ सौंदर्य को सुनकर वो प्रेम प्रेम उठ जाता है उसके अंदर, और विरह व्यथा से पीड़ित रहने लगता है। विरह व्यथा बेचैनी होने लगती है उनके अंदर भी। जायसी ने इस प्रसंग में लौकिक प्रेमानुभूति आश्रय लिया है, और तीव्र वीरानुभूति से संतप्त रतन सेन की मनोदशा आदि का चित्रण, सुंदर चित्रण किया गया है। रतन सेन सिंहलगढ़ जाकर पद्मावती से मिलता है। अब देखो रतन सेन फिर क्या करता है, सिंहलगढ़ यानी सिंगलदीप की जो बात की गई है, वहां जाकर वो पद्मावती से मिलता है, और वहां से जहाज में बैठकर वापस लौटता है।
परंतु एक राक्षस बीच में समुद्र में जहाज को नष्ट कर देता है, जिससे रतन सेन और पद्मावती का बिछोह हो जाता है। और जायसी ने इस प्रसंग में भी रतन सेन की विरहकुलता का चित्रण किया है। इस प्रकार अलाउद्दीन के द्वारा दिल्ली में बंदी बनाए जाने पर रतन सेन अत्यधिक व्यथित रहता है। अब दूसरा बिंदु देखिए, पद्मावती का जो विरह वर्णन है वो किस तरह से दिखाया गया। जायसी ने पद्मावत में 3 प्रसंगों में पद्मावती की विरह व्यथा का चित्रण किया है। हीरावन तोता के द्वारा रतन सेन की विशेषताओं का उल्लेख करने पर उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम भावना के कारण पद्मावती विरह व्यथा का अनुभव करने लगती है। लौकिक दृष्टि से नायिका को विरह व्यथा के कारण न तो नींद आती है, न सुखदायी साधन ही अच्छे लगते हैं। उस स्थिति में प्रकृति भी उसे उद्दीपनकारी प्रतीत होता है। जायसी ने पद्मावती के विरह वर्णन में उन सब स्थितियों को ध्यान में रखा है। पद्मावती ते ही जोग संजोगा, परिप्रेम बस कहे वियोगा। यानी पद्मावती को यहाँ पर संयोग है कि उनका जोग है कि मतलब उसके प्रेम में उसको वियोग ही वियोग मिलता है। नींद न परे रेनी जो आवा, न तो उसको नींद आती है, दिन रात उसको नींद नहीं आती, सेज के माच जनु कोई लावा। अब उसके बाद तीसरा बिंदु देखिए, नागमती का विरह वर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नागमती राजा रतन सेन की पहली रानी थी। पहले से इसकी शादी हो रखी थी रतन सेन से। जब हीरामन तोते से पद्मावती के पूर्व रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर रतन सेन सिंगलदीप गया, तो नागमती विरह व्यथा से पीड़ित रहने लगी। वह दिन रात प्रीतम के वापस आने का मार्ग देखती रही। इस प्रसंग में जायसी ने नागमती के विरह वर्णन को मार्मिकता प्रदान की है। यथा आप देखिए नीचे उनके जो पद्मावत के जो प्रसंग आए उसको तरह तरह से लिखते। नागमती चित्तुड़ पंथ हेरा, पीयू जो गए पुनि किन फेरा। अब देखो नागमती क्या कहती है कि हमारे प्रीतम जब चित्तौड़ गए, अब वो चित्तौड़ में नागमती है और वो कह रही है कि उनका चित्तौड़ में उनकी राह देख रही है प्रीतम की, रतन सेन की। पीयू जो गए पुनि किन न फेरा। प्रीतम एक बार जो गए फिर दोबारा फिर कर भी यहाँ पर नहीं देखा है, मुड़कर वापस नहीं आए हैं। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पिछ मोह सोहारा। नागर काहू नारी नारी बस परा, यानी किसी नागरी नारी के बस में पड़कर वो यहाँ पर आना भूल गए हैं। तेई मोर पिछ मोह सोहारा। आगे देखिए, पियू वियोग अस बाहुर जीव। अब देखो यहाँ पर नागमती कहती है कि पियो का जो वियोग है, प्रीतम का जो वियोग है, उसको मतलब बड़ा सता रहा है, उसको बावला कर रहा है। पपिया नीति बोले पियू पियू। और जो पपिया है वो नित्य प्रति पियू पियू की आवाज रट लगाया रहता है। अधिक काम दोषे सो रामा, हरि लयु सुआ गयो पियू नामा। विरह तान विरह बान तस लाग न डोली, रकत पसी बीजी गन छोली। अब यहाँ पर देखो कि उसके विरह में बाण तस लाग न डोली। अब उसको जो विरह रूपी जो बाण लग रहे हैं और उसकी जो डोली है, रक्त पसीज भेजी गई छोली, और रक्त से जो बाण लगे उसके बाद में जो रक्त बह रहा है उससे उनकी छोली है वो पूरी तरह से भीग गई है। सुखा या हार भा भारी, हर हर प्राण तजई सब नारी। अब यानी मतलब हर हर नारी के प्राण अब निकलने वाले हैं। उसी तरह आगे देखिए कि नागमती अपने प्रीतम की प्रतीक्षा करती रही। इस प्रतीक्षा में काफी समय लग गया। जायसी ने इस लंबी अवधि का सुंदर चित्रण किया। नागमती को विरह वेदना से संतप्त दिखाया गया। पद्मा में नागमती का विरह वर्णन अति मार्मिक, भावनात्मक और वेदनामय है। इस तरह मार्मिक अनुभूतियों के कारण नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना गया है। नागमती विरह वर्णन से संबंधित एक उदाहरण द्रष्टव्य है। एक उदाहरण देखिए आप कि रोई गवाए 12 मास। यानी नागमती कहती है कि मैंने 12 मास है जो पूरे 12 के 12 महीने रो रो कर गवाए हैं। सहस सहस दुख एक एक सांस, और मेरे एक एक सांस का जो दुख है वो हजारों हजारों दुख के समान हो रहा है। तिल तिल बरक बरक परी जाई, पहर पर जुग जुग न सिराई। यानी मेरा एक जो पहर पैर है वो युग युग लग रहा है मुझे। सो नहीं आव रूप मुरारी, जा सो पाव सुहाग सुनारी। यानी जब तक हमारे जो मुरारी है यानी प्रीतम है वो जब तक नहीं आते, जा सो पाव सुहाग सुनारी, तब तक हमें यह जो सुहाग नहीं प्राप्त हो सकता। साज भय चूरी चूरी पथहेरा। अब संध्या हो गई है, चूरी चूरी पथहेरा,
रास्ते को देख देख कर कोनी गरी करे पिठ प्रिय फेरा, यानी कब हमारे जो प्रीतम वो आएंगे। जेई पंखी के नियर होई कहे बिरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। यानी देखो अब क्या करती है नागमती के अपने प्रीतम के पास तरह तरह से संदेश पक्षियों के माध्यम से भिजवाती है। तो पक्षी से वो आज्ञा देती है कि तुम जाओ और प्रीतम से भाई संदेश पहुंचाने की बात करो। तो वो विरह की बात कहकर पक्षियों को भेजती है। लेकिन जिस तरह से वो पक्षी जाते हैं उधर तो जल जाते हैं, और जिन जो वृक्षों पर बैठते हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। अब नंबर 4 पे देखिए प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप। जैसी ने वीरवर्णन के प्रसंग में प्रकृति को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया है। रतन सेन के प्रवासी बनने पर नागमती को प्रकृति एकदम विपरीत लगने लगती है। यानी नागमती की जो प्रकृति एकदम विपरीत लगती है उसको। पहले प्रकृति के जो दृश्य सुखकारी लगते थे अब वे एकदम विपरीत यानी वेदनामय हो गए। नागमती अब विरह व्यथा के कारण विलाप करने लगी, तो अब प्रकृति भी उसकी सहभागिनी बनकर अपनी व्यथा प्रकट करने लगी। इस प्रकार जायसी ने विरह वर्णन की तीव्रतम अनुभूति के लिए प्रकृति पर सचेतना का आरोप भी किया है। यद्यपि इस तरह के वर्णन में कुछ कहा भी है, परंतु इससे नायिका के विरह संताप का आधिक्य मार्मिकता से व्यक्त हुआ है। अब देखो आगे, कोक कोकी जस कोयल कोयल रोई। अब देखो वो कोक कोकर कोयल रो रही है, रकत आंसू गुंगसी बन बोई। अब उसके जो आंसू है ना नायिका के आंसू, वो मतलब एक वन में जैसे गुंगुसी के समान बो दिए गए हैं। वही करमुखी नैन तन राती, यानी उसका जो मुख है नायिका का वो काला हो गया है। नैन तन राती, और नैन से जो आंसू है वो एकदम लाल आंसू हो गए। अब आगे देखिए इसके बाद में, नहीं पावस ओ ही देसरा नहीं हेवंत बसंत, ना कोकिल ना पिहरा जेई सुनी आविकंत। ना तो इस देखो इस ऋतु की बात की जा रही है, पावस ऋतु। ना तो पावस ऋतु है, न, न इस देश में, न ही हेमंत ऋतु है, न ही बसंत है। ना कोकिल ना पपीहरा जेई सुनी आवेकंत। यानी जिस देश में नहीं पावस ऋतु है, नहीं हेमंत ऋतु है, नहीं बसंत ऋतु है, और न ही कोकिल है, न ही पपिया है, तो ऐसी स्थिति में वो कंत यानी प्रीतम किस प्रकार से आ सकते हैं। अब देखो 12 मास वीर वर्णन के अंतर्गत ऋतु वर्णन या 12 मासा वर्णन की काव्य परंपरा रही है। ध्यान रखना वीर वर्णन में जब भी बात आती है तो 12 मासा वर्णन की बात आ रही है यहाँ पर। जैसी ने भी नागमती के वियोग वर्णन में इस परंपरा का आश्रय लिया है। 12 महीने की बात की प्रकृति को नायिका के लिए संतापकारी चित्रित किया गया है। हिरण्य के लिए बसंत ऋतु अथवा वर्षा ऋतु अधिक संताप देने वाली होती है। वर्षा ऋतु से पहले ही सभी प्रवासी जन अपनी अपनी प्रीतमा के पास आ जाते हैं, लेकिन जिनके प्रीतम घर नहीं आते वे नायिकाएं बादलों की गर्जना और बिजली की चमक से अति भयभीत रहती है। जैसे ने 12 मास वर्णन में इसी तरह की विरह व्यथा अंकित की है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है कि सावन बरस में अति पानी, के सावन के महीने में जो बारिश का पानी बहुत ज्यादा बह गया है। परनी परी हो बिरन जुरानी, यानी वो पूरी तरह से भरनी भी भर गई है। लाग पुनर्वसु पीठ न देखा भई बावरी कंत सरेखा। अब देखो इधर लागऊ माघ, अब माघ का महीना लग गया है। परे अब पाला, यानी पाला पड़ना शुरू हो गया है। बिरा काल भयो जड़ काला, और जो ये पूरा ये जड़ का जो काल है, ठिठुरन का जो काल है वो बिरह की तरह लग रहा है। पहले पहले तन रूई झांपे, और पहले पहले तो जो शरीर में है जो मतलब एक झंझनाहट होने लगी है। हरि अधिक को हिय कांपे, और धीरे धीरे अधिक फिर जो अपना हृदय कांपने लगा है। फागुन पवन जकोरा बहा, और फागुन के महीने में जो पवन है जकोरा लेती है, जकोड़ती है। छौगुन सीठ जाई नहीं सहा, और चौगुनी हवाएं चौगुनी हो जाती है और सहन नहीं हो पाती। तन जस पियर पात बामोरा तई बिरह दई जगदोरा। चैत बसंता होई घमारी, और चैत्र के महीने में, बसंत के महीने में घमारी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी। मोही लेके संसार उजारी, लेकिन मेरे लिए तो पूरा संसार ही उजाड़ रहा है। पंचम बिरह पंच मारे तकत सोई सगर उठारे। इस प्रकार प्रत्येक मास और ऋतु के क्रम से नायिका विरह व्यथा भोगती रहती है और प्रीतम का स्मरण करती रहती है। इस तरह जायसी ने नागमती के विरह वर्णन में विरह की सभी दशाओं का स्वाभाविक वर्णन किया है। इस विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जायसी ने पद्मावत में
लौकिक प्रेम का जो चित्रण किया है उसके अंतर्गत विरह व्यथा सुंदर समावेश हुआ है। पद्मावती और नागमती के विरह में जायसी ने मनोवैज्ञानिक स्थितियों का भी ध्यान रखा है और कुछ स्थलों पर ऊहा होते हुए भी प्रकृति को विरह व्यथा को उद्दीत करने में सहभागिनी बतलाया है। नागमती की विरह वर्णन का चित्रण देखिए। पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन नायिका के शास्त्रीय स्वरूप के अनुसार है, यानी जो विरह वर्णन किया गया है वो शास्त्रीयता के अनुकूल है। नागमती के विरह में जायसी ने पूर्वराग मान प्रवास की स्थिति की प्रमुखता दी है। नागमती को विरह दशा में सुखकारी प्रकृति अत्यधिक पीड़ाकारी लगती है, यानी जो सुख वाले जो पल है वो भी बहुत दुख देने वाले लगते हैं। वह 12 मासों के एक एक पल को रो रो कर बिताती है, उसे क्षण क्षण बिताना कठिन हो जाता है और उस इस तरह से जायसी ने नागवती के विरह वर्णन में एक पतिव्रता नायिका की वेदना, उसकी प्रवृत्तियां और कामनाओं का स्वाभाविक समावेश किया है। इस विवेचन के प्रकार इस प्रकार से देखिए आगे। नागमती की आतुरता है, यानी बेचैनी है, व्याकुलता है उसके अंदर। नागमती अपने प्रीतम की प्रतीक्षा करती रहती है और इसी प्रतीक्षा में काफी समय लग जाता है। जायसी ने इस लंबी अवधि का सुंदर चित्रण किया है। नागमती को विरह वेदना से संतप्त दिखाया गया है। रोई गवाए 12 मास, यानी रो रो कर उसने 12 मास गवा दिए। सहस सहस दुख एक एक सांस, एक एक सांस का जो दुख है उसको हजारों हजारों दुख के समान लग रहा है। जय पंखी के नियर होई कहे विरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपाती। बता दिए पंक्ति मैंने पहले भी। अब देखो दूसरा, प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप। जायसी ने विरह वर्णन के प्रसंग में प्रकृति को उद्दीपन रूप में प्रस्तुत किया है। रतन सेन के प्रवासी बनने पर नागवती को प्रकृति एकदम विपरीत लगने लगती है, विपरीत स्थितियां बन जाती है। पहले प्रकृति जो जो दृश्य सुखकारी लगते थे अब वो एकदम विपरीत और वेदना में हो गई। नागवती जब विरह व्यथा के कारण विलाप करने लगी तो तब प्रकृति भी उसकी सहभागिनी बनकर अपनी व्यथा प्रकट करने लगी। इस प्रकार जायसी ने विरह वर्णन की तीव्रतम अनुभूति के लिए प्रकृति पर सचेतनता का आरोप भी किया है। यद्यपि इस तरह के वर्णन में कुछ हुआ भी है, परंतु इससे नायिका के विरह संताप का आधिक्य मार्मिकता से व्यक्त हुआ है। यथा देखिए आगे, जैसे कुहू की कुहू की जैसे कोयल रोई, यानी कोयल रो रही है। रकत आंसू गुंगुची बन बोई, यानी जो रक्त है ना वो जो आंसू के जो रक्त है वो मतलब एक गुंगुच की तरह बन बो दिए गए किसी वन में। एक लाल रंग के होते बीज जिससे बेल बनती है। भाई कर मुखी नैन तंदराती, यानी उसका जो मुख है रो रो कर, यानी वो इतनी दुबली पतली हो गई कि उसका मुंह काला हो गया है। नैन तंदराती, और पूरा शरीर है वो एकदम लाल हो गया है। ठीक है, ये पंक्ति भी मैंने रिपीट हो गई है, पहले वापस रिपीट हो गई इसमें देखो। अब देखिए तीसरा बिंदु, 12 मासा। वीर वर्णन के अंतर्गत ऋतु वर्णन या 12 मासा वर्णन की काव्य परंपरा रही है। जायसी ने भी नागमती के वियोग वर्णन की इस परंपरा का आश्रय लिया है। 12 महीनों की प्रकृति को नायिका के लिए संतापकारी चित्रित किया है। वीरणी के लिए बसंत ऋतु अथवा वर्षा ऋतु अधिक संताप देने वाली होती है। वर्षा ऋतु से पहले भी सभी प्रवासी अपने जन है जो अपनी अपनी प्रीतमाओं के पास आ जाते हैं, लेकिन जिनके प्रीतम घर नहीं आ पाते वे नायिकाएं बादलों की गर्जना तथा बिजली की चमक से अति भयभीत रहती है। जायसी ने 12 मास वर्णन में इस तरह की व्यथा अंकित की है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है। ठीक है, रिपीट हो गए थे वापस। इस प्रकार प्रत्येक मास और ऋतु के क्रम में नायिका विरह व्यथा भोगती रहती है और प्रीतम का स्मरण करती रहती है। इस तरह जायसी ने 12 मास वर्णन के द्वारा नागवती के विरह की सभी दशाओं का स्वाभाविक वर्णन किया है। नंबर 4 देखिए कि विरह की विविध दशाएं कौन कौन सी होती है। भारतीय आचार्यों ने अभिलाषा, स्मृति, चिंता, प्रलाप, जड़ता आदि की विरह की दशा मानी है। फारसी काव्य शास्त्र में इनकी संख्या 9 मानी गई है। जैसे कि वीर वर्णन में प्राय इन सभी दशाओं का वर्णन मिलता है। नागमती अपने पति रतन सेन का स्मरण करते हुए कहती है कि जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो और गर्भ कंत पियरा बाहिरे हम सुख बोलो सर्व, यानी जिसके घर पर जिन घर कंता, कंत यानी पति को बोलते हैं तो प्रीतम के लिए आ रहा है। ते सुखी, तिन गोर गारो गर्भ कंत पिया बाहर, और जिसके घर पर है जो जो जिसके पति जो घर पर है, हम सुख भूलो सर्व, लेकिन हमने तो सभी सुख भूल दिए हैं। आगे देखिए, उसके मन में विद्यमान अभिलाषा का अत्यंत सुंदर अंकन पद्मावत में देखा जा सकता है। रात दिवस सब जीव मोरे लागे निहोरे का अब तोरे,
अब तो रात और दिन है ना, वो भी मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कंत यानी प्रीतम है वो अब हमारे पास में नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे कि विरह मंडल में विविध विरह की विविध दशाओं का अंकन अत्यंत स्वाभाविक और सहज है, इस प्रकार रतन सेन की दशा का मार्मिक चित्रण बन पड़ा है, जिससे भारतीय और फारसी दशाओं का अनुसरण किया गया है। नंबर फिफ्थ बिंदु देखिए, विरह वर्णन में उहात्मकता। जैसी वर्णन का अंकन करते करते कहीं तो अति की सीमा के पास पहुंच जाते हैं, उनका भावों भाव प्लस आंदोलित हृदय वेदना का निरूपण करते करते अतिशयोक्ति की अवस्था तक पहुंच जाता है। नागवती के विरह ताप के कारण निकलने वाले संदेश के प्रभाव से पक्षी जलने लगते हैं और पत्ते गिरने लगते हैं। जेई पंखी के नियर होई कहे विरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। यानी जिसको भी वो, जिस पक्षी को भी आज्ञा देती है जाने के लिए विरह की बात कहकर, वही पक्षी जल जाता है, और जिस पर भी वो बैठते हैं वो वृक्ष भी जल जाते हैं। जैसे कि विरह में हुआ का वह रूप नहीं मिलता जो रीतिकालीन बिहारी कवियों में मिलता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार, शब्द के अनुसार, विरह जन्य कृष्णता के वर्णन में जायसी ने कवि प्रथमानुसार पूरी उक्ति है, और इस उक्ति भी गंभीरता बनी हुई है, वह खिलवाड़ या मजाक नहीं होने पाई है। इस कथन की पुष्टि निम्न उदाहरणों से हो जाती है। अब देखो लास्ट वाला उदाहरण है कि दही कोयला भई कंत सनेहा। यानी कंत ने प्रीति के स्नेह के बिना जो उसका जो शरीर है ना वो कोयला काला हो गया है। तोला मांस रयु नहीं देहा। यानी तोल पर भी जो मांस है उसके हृदय में नहीं रहा है, देह में नहीं रहा, रकत न रहा, खून भी नहीं है उसके शरीर में, बिरह तन जरा, और बिरह में तन जल रहा है, रति रति नैन नहीं धरा, और मतलब उसकी आंखों से है जो जो रक्त है, खून है, वो मतलब नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूरा हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।